हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जम्मू कश्मीर यूनियन टोडा। आज हम यहाँ पर बागवा में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इनके साथ भी जो बात करना चाहते हैं, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इतना कहना चाहता हूँ इनके साथ जो यहाँ पे जो प्रोग्राम करा रहे हैं, यहाँ पे जो इनके जो फ्रूटों के बारे में जो इन्होंने बताया, यहाँ पे जो मक्की के बारे में है, जो लोगों को अगर मक्की बनेगी तो इसी के बारे में इनको मैं जानकारी चाहिए सर। आर्टिकल जहाँ तक आपने बात करी कि फ्रूट्स के बारे में, तो ये प्रोग्राम जो आज यहाँ पे किया गया वो इसका यही था कि डिफरेंट स्कीम जो डिपार्टमेंट के अंदर हैं उन स्कीम्स के बारे में किसान भाइयों को, बागवान भाइयों को जानकारी दी जाए कि डिपार्टमेंट के पास क्या स्कीम है और उसको किस तरीके से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो सारी जानकारी जो है आज हमने इस प्रोग्राम में यहाँ पे दी है और आपके माध्यम से भी जो लोग जो हमारा प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए तो उनके लिए भी यही है कि वो आगे आएँ। जैसे HADP की बात की हमने, उसमें अगर कोई बाग अपना लगाना चाहता है अखरोट का तो 80% की सब्सिडी है, ठीक है। तो अगर 100 रुपये हम टोटल जो पौधे की कीमत होगी उसको 80 ही जो है हम देंगे, उसको खाली 20 रुपये का खर्चा करना होगा। इसके अलावा हमने बात की कि हमारे पास मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर का प्रोग्राम है, कैपेक्स का प्रोग्राम है, तो उसके अंदर भी जो है बाग लगाए जाते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक जो है हम देते हैं, मशीनरी जो है अगर फार्मर कोई लेना चाहता है जैसे टिलर लेना चाहता है तो उसके लिए भी सब्सिडी हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ में हम बात करेंगे जैसे हमारे यहाँ एप्पल काफ़ी सारा होता है और ये भी हमने देखने में आया कि भाई 30% 40% एप्पल जो है हमारा C ग्रेड निकलता है। तो उसके लिए डिपार्टमेंट के पास एक खास स्कीम है जिसके अंदर जो है हम अपना यूनिट यहाँ पे लगा सकते हैं जैम बनाने का, अचार बनाने का। उसके लिए जो है सब्सिडी हमारे पास 50% है। अगर उसमें वुमेन जो है वो अप्लाई करती है सब्सिडी के लिए तो उसको 60% की सब्सिडी जो है हम उस जैम बनाने के यूनिट के लिए दे रहे हैं। तो उसके अलावा इस वक्त वालनट हमारा हार्वेस्टिंग पे है, अखरोट उतारने वाले हैं। अखरोट उतारने के लिए जो छिलका उसका बाहर से होता है उसको छिलका निकालने के लिए मशीन एक आती है। अगर वो मशीन कोई लेना चाहता है तो उसके लिए भी 50% की सब्सिडी हमारे पास है। मशीन जो है उसके डिफरेंट रेट हैं उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर 50 किलो की मशीन होगी तो उसका रेट उतना होगा, 100 किलो जिसमें डलता होगा उसका रेट उस हिसाब से होगा। तो जो कोई भी सुन रहा है ये प्रोग्राम, अगर वो ये लेना चाहते हैं वो इमीडिएटली जो हमारे HDO बागवा हैं उनसे कंसर्न जो है उनसे रब्ता रखें, अपने डॉक्यूमेंट उनको जमा कराएं इमीडिएटली, तो वो मशीन लेकर जो है वो सब्सिडी हम उनको उनके खाते में डाल सकते हैं। थैंक यू। तो शुक्रिया आपका सर। तो दीजिए इजाज़त, आपका मेज़बान वकार अहमद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। लोगों को समझ आए, वरना मेरी कोई गर्ज ये नहीं थी। मिसाल के तौर पर 1,60,000 रुपये होता ही नहीं एक आदमी के पास, वो बेचारा सोच भी नहीं सकता कि मेरे पास कभी 1,60,000 रुपये जमा भी होगा। तो उसको गाय लेनी है, तो गाय लेने के लिए उसका दूसरा ऑप्शन जैसे उन्होंने समझाया कि लोन है, तो लोन में बैंक वाला देगा एनओसी कि हम इसको 1,60,000 रुपया देंगे। तो हमें जो हमारी बुनियादी सतह पर जो स्कीमें हैं, जो हमारे दरवाजे पर अपने खेत में खुद काम करके हम कुछ न कुछ रोज़गार कमा सकते हैं, तो इनमें हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी निर्भर करे कि मैं इसी स्कीम पर रहूँगा। कोई मुलाजिम है वो भी ये काम अंजाम दे सकता है घर में, कोई बिजनेसमैन है वो भी ये काम अंजाम दे सकता है। तो मुख्तलिफ स्कीमों में हमें कोशिश करनी चाहिए। अभी हार्टिकल्चर में भी आपको बताया जाएगा। वैसे तो हार्टिकल्चर इस दौर में अगर ये माना जाएगा तो हार्टिकल्चर इन तमाम डिपार्टमेंट्स में पहले नंबर पर है। हमारे इस भागवा के इलाके में जहाँ भी आप देखेंगे तो ज़्यादा जो पैसा आ रहा है वो हार्टिकल्चर की वसातत से आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि एग्रीकल्चर, एनिमल, ये दूसरे डिपार्टमेंट्स पीछे हैं, लेकिन अगर कैटेगरी बनाई जाएगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की तो पहला नंबर हार्टिकल्चर को ही मिलेगा। लेकिन ये तब हुआ जब हम ही लोगों ने इस काम को अंजाम देने की कोशिश की, वरना हार्टिकल्चर का चीफ साहब आकर के हमारे खेत में पौधा लगा के नहीं जाएंगे। ये हमें पौधा लगाने की सारी स्कीम्स बताएंगे, उसके लिए इमदाद करेंगे, उसके लिए ताउन करेंगे, और ताउन करने के बाद हमको खुद अपने खेत में काम करना है। जब हम काम करेंगे, अखरोट का पौधा लगाएंगे, सेब का पौधा लगाएंगे, या जैसे आपने फ्लोरिकल्चर वालों ने बताया कि हम लेवेंडर का पौधा लगाएंगे, तो ये तब हमें फ़ायदा देगा जब हम आगे आएंगे। हम सोचते हैं कि चीफ साहब बता के चले गए तो शायद फ़ायदा भी यही हमें देंगे। ये फ़ायदा ये दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास आता है अखरोट का पौधा 100 रुपये में, तो हम गवर्नमेंट से ये डिमांड कर सकते हैं 50 रुपये आप दीजिए, हम गरीब हैं, हम नहीं कर सकते इतना खर्च, तो 50 हम खर्च करेंगे। जब अखरोट का पौधा लग जाएगा तो ये मान के चलो कि 10,000 रुपया हमारा सालाना एक अखरोट हो गया है। अगर इसी तरह से हमने 10 अखरोट लगा दिए तो मान लीजिए कि हमारा 1 लाख रुपया
जो तजर्बात की बुनियाद पर मैं बता रहा हूँ, एक होता है ज़बानी बता रहा हूँ, नहीं मैं तजर्बे की अपने तजर्बा बता रहा हूँ। तो जब आप 10 अखरोट के पौधे लगा देंगे तो ये मान के चलिए कि आपका 1 लाख रुपया बुक हो गया। इसमें अब आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, और ये भी आपको वो पौधा मना नहीं कर रहा कि आप नौकरी नहीं करेंगे, आप बिजनेस नहीं करेंगे, आप कोई दूसरा काम ना कीजिए। ये तो आपका वो काम है, इसको पार्ट टाइम काम कहेंगे। और इस पार्ट टाइम काम में आप अपनी इनकम को, आप अपनी आमदन को इजाफा कर सकते हैं। अगर आप मुलाजिम भी, अगर आप डीसी भी हैं तो डीसी भी अपने खेत में अपना काम अंजाम दे सकता है। ये चीफ साहब हैं, ये भी खुद अपने खेत में काम करते होंगे, ये भी 2 आदमी अपने साथ रखते होंगे। तो इससे क्या होगा कि नंबर 1, अगर आपके पास इतनी प्रोडक्शन आती है तो उससे एक तो आपको फायदा पहुंचेगा, दूसरे 2 लोग जो आपके साथ एडजस्ट होंगे, मान लिया वो आपसे सिर्फ 85,000 रुपया लेते हैं साल का, तो ये मान के चलिए कि 2 आदमी 1 लाख रुपया आपसे ले रहे हैं और उनको भी फायदा पहुंच रहा है। तो इन स्कीमों से फायदा उठाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम सोचें, मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब ने बताया कि हम 2 गाय रखेंगे, 4 गाय रखेंगे, लेकिन हमारी ये परेशानी है कि हम ये सोचते हैं कि गाय घर लाई तो अगले दिन हमें बिल्कुल इनकम ऐसी हो जाए कि हमें 50,000 रुपये महीने का नजर आए। तो ये तो नजर नहीं आएगा। ये आप मान के चलिए, अगर आपकी गाय 10 किलो दूध देती है तो आप 400 का दूध बेचेंगे, 200 तो गाय खा जाएगी, फिर कितना बचेगा? 250 रुपये मजीद आप गाय का ही खर्चा रखेंगे, फिर कितना बचेगा? 150 रुपये। 150 रुपये आपका आ रहा है महीने का, गाय भी खा रही है, आपको भी दूध पिला रही है, और साथ में 150 रुपये आपको फायदा हो रहा है। ये मान के चलिए कि 450 रुपये आपको एक गाय दे रही है, और गाय आपको प्रॉफिट में आप बच रही है। गाय पे आपको जो खर्चा लग रहा है वो चल रहा है, लेकिन गाय जब आप बेचेंगे तो वो आपको प्रॉफिट में हो जाएगा। तो हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि इधर से आएगी गाय, सब्सिडी ले लेंगे डिपार्टमेंट से, उधर से गाय को बेच देंगे, 20,000 रुपये जेब में डालेंगे, तो कल शाम को 20,000 रुपये ने होना नहीं है। गाय पे आप काम करेंगे, गाय पे आप काम करें। मैंने खुद गाय नहीं रखता था, मैं पहले घर में कोई था ही नहीं, तो इस बार मैंने सोचा कि इस पे भी थोड़ा सा काम करेंगे। तो मैंने गाय किसी से डिपार्टमेंट से नहीं ली, मैंने खुद अपने तौर से ली। तो अभी 2-3 महीने हुए हैं, अब वो क्या कहते हैं दोबारा बचत देने वाली है। तो 2-3 महीनों में मुझे लगा कि मैंने उस गाय से 27,000 रुपये लिया। कितने हज़ार रुपये लिया? मैंने एक हिसाब बना के रखा कि अब गाय कितना खाएगी, तो गाय ने खाया 15,000। गाय ने कितना खाया? मैंने ठीक से गाय को खिलाया तो 15,000 गाय ने खाया, और 3 महीने 12,000 मुझे भी दे गई। इसमें मुझे कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी, घास भी अपना था और सिर्फ फीड दुकान से लाना पड़ी। और उसी फीड पे मैंने घास का भी रखा, जो घर से मैंने घास खिलाया। मैंने सोचा कि अगर मैं घास बेच दूंगा तो इसका तो पैसा आएगा, अगर गाय खा जाएगी तो मैं सोचूंगा मुझे फायदा ना मैं अपना घास लगाऊंगा गाय के नाम पर, फिर मुझे पता चलना चाहिए कि मुझे गाय की तरफ से कितना मिला। तो ये तब हो सकता है जब हम इसमें कोशिश करेंगे, लेकिन ये राब्ता रहना चाहिए हमारा किसके साथ। अभी ये बता रहे थे हमारे यहाँ फ्लोरिकल्चर के, तो मैंने इनका नंबर ले लिया है। इस बार लेवेंडर लगाएंगे, एक इरादा करेंगे कि अगर ये कह रहे हैं कि लेवेंडर 20,000 एक कनाल में निकलता है, मैं कहता हूँ मत निकले पहले साल 20,000, 2,000 को तो निकलेगा। अगर 2,000 का भी निकलेगा फिर हम डिपार्टमेंट पे एतराज कर सकते हैं कि आपने बताया था कि ये 2,000 का भी नहीं निकला। लेकिन हम जब आगाज करेंगे, अगर 20,000 एक कनाल में लेवेंडर की खेती हमें हो जाती है, तो मान लीजिए मेरे पास 5 कनाल जमीन है, 5 कितना होता है, तो मतलब मुझे 1 लाख रुपया आएगा उस जमीन से। तो मक्की वगैरह भी हम लगा रहे हैं, जरूरी है अनाज भी, ये तो एग्रीकल्चर वाले बताएंगे, क्योंकि फुलके के बगैर भी सेब से पेट नहीं भरता है, अखरोट से पेट नहीं भरता है, मक्की भी लगानी है। तो उसके लिए अलग से हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये आपको अपनी स्कीम बताएगा, लेकिन फिर उसी पे फोकस करना है। मक्की लगानी है, मक्की पे फोकस करना है। हम ऐसा ना कि एक खेत में मक्की लगाएं, दूसरे में लेवेंडर लगाएं, तीसरे में सेब लगाएं, न मक्की मिलेगी, न सेब का पता चलेगा, न लेवेंडर का पता चलेगा। जब हम एग्रीकल्चर में काम करेंगे फिर एग्रीकल्चर में काम करेंगे, हार्टिकल्चर में काम मैंने तो हार्टिकल्चर लगा दिया। अब मैं सोचता हूँ कि चलो कहीं बीच में थोड़ा सा खेत खाली करेंगे, उसमें लेवेंडर लगाएंगे, वरना मैंने हार्टिकल्चर लगा दिया तो मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि अपने अपने तौर से हर डिपार्टमेंट से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। तो यही मैं गुजारिश करूँगा कि लोग आगे आने चाहिए, किसान आगे आना चाहिए। अपने मुल्क की तरक्की अगर चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने डोर स्टेप पर इजाफी पार्ट टाइम काम कर सकें, हम पार्ट टाइम काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ हमारे साथ हैं, यहाँ सरपंच साहब भी हैं, ये यहाँ बशीर साहब, ये भी हार्टिकल्चर का शायद अपने पौधे ना हो उनको, लेकिन हार्टिकल्चर के साथ रिलेटेड ये काम करते हैं, जैसे अखरोट का काम करते हैं। हम एक काम तो खुद अपने खेत में लगा दिए 150-200 अखरोट के दरख्त, तो वहाँ भी 15-20 क्विंटल माल निकल जाता है। दूसरा यह है कि उससे हमें ये एक प्रेरणा मिली कि हम मजीद इस पर इजाफा ये करें कि हम लोगों से भी हार्टिकल्चर का माल खरीदें, सेब भी खरीदें, फ्रूट भी खरीदें, उसमें भी हमें फ़ायदा आता है। और उससे ये होता है कि हम ज़मीनी सतह पर 10-15 लोगों को 2-4 महीने रोज़गार दे सकते हैं। तो ये जब सब लोग आगे आने की कोशिश करेंगे तो इसमें सभी लोगों को फ़ायदा
होगा। तो बस मैं यही गुजारिश करूंगा, डिपार्टमेंट साहब को समझाएंगे, वो अपनी स्कीमें बताएंगे, हम स्कीमें सुन के चले जाते हैं, कहते हैं उधर क्या बताया डिपार्टमेंट वालों ने, इधर क्या बताएंगे डिपार्टमेंट वाले। डिपार्टमेंट वालों ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि गाय की ये स्कीम है, जैसे मिल्क वैन है, रोजाना सुबह यहाँ गाड़ी वाले को छंदे करने पड़ते हैं कि यार ये दूध मेरा उधर डाल देना, फिर उसको भूल जाता, वो फिर दोबारा भाग वाला आता, वो यार भूल गया, फिर वो इधर से जब 12 बजे पहुंचता है तब तक दूध हो गया होता है। अगर हम 2-4 लोग जुड़ेंगे, एक वैन ले लेंगे, मान लीजिए हमने एक वैन ले ली, वैन उसमें मुझे पता है उसमें क्या सिस्टम होता है, उसमें सारा सिस्टम, उसमें जल्दी दूध भी खराब नहीं होता है, उसको पीछे से ही लगा होता है सारा सिस्टम, उसको खोलना है, इसको 5 किलो देना है, इसको 2 किलो देना है, इसको 3 किलो देना है, चलती जाएगी और शाम का साफ का दूध डोडा पहुंच जाएगा, दुकानदार के पास पहुंच जाएगा, ज़ाया भी नहीं होगा। तो ये भी हम करने के लिए तैयार नहीं है, हम ड्राइवर को ही कहते हैं गुजारा कर ले, और महीने में हम 30 दिन भेजते हैं, 10 दिन का खराब हो जाता है, 20 ही दिन का पले पड़ता है। तो इसमें भी हमारी कमजोरी होती है, किसी दूसरे की कमजोरी नहीं होती। अब हम कहेंगे एनिमल वालों ने जी दूध खराब कर दिया, थोड़ी कहिए गाय दे देंगे, ये दूध को मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का तरीका बता देंगे, लेकिन करना आगे चलाना हम नहीं। तो लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि किसानों से भी, और अफसरान तो आपको बता ही रहे हैं अपनी अपनी स्कीमें, और उन स्कीमों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे उन्होंने बताया कि लोन 10 लाख तक, ये पक्की बात है कि 10 लाख तक गवर्नमेंट की स्कीम है कि 10 लाख तक कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम बैंक वालों के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं लाओ गारंटी वाला, तो हम भाग जाते हैं कि जनाब आप गारंटी देनी पड़ेगी, उसको कहना लिख के दे दे, अभी दे इधर रिटर्न में लिख करके, वरना मैं फ़ोन करूँगा। और हमने ये तजर्बा किया कि बस स्टैंड बागों में इनसे एहसान साहब तो बड़े दिलेर मैनेजर हैं, इससे पहले जो मैनेजर थे ना वो बेचारा बड़ा खौफज़दा रहता था हमेशा। तो एक बार उसने एक बंदे को लोन ही दी, मैंने कहा क्यों नहीं दिया भाई, कहता है नहीं जी गारंटी नहीं। मैंने कहा तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है ना, 10 लाख तक नहीं है गारंटी, तो आप क्यों ले रहे हैं गारंटी से? नहीं जी हमें क्या पता। मैंने कहा वो गवर्नमेंट को पता है ना जिसने ये स्कीम बनाई है। मैंने कहा ज़रा मैं फ़ोन करूँगा, अभी मैं फ़ोन करके निकाल किया थोड़ी था, अभी मैंने, मुझे शायद नंबर भी ना था, मैं सिर्फ नंबर ढूंढ रहा हूँ, कह रहा आओ यार दे देंगे, देगा नहीं जाएगा किधर, इधर उन्हें अपना थोड़ी देना है। तो लिहाजा ये हम इसमें भी हमारी कमजोरी है, इसलिए मैं कुछ सवाल कर रहा था कि ये लोन ये हम नहीं बताते हैं उनको, जब हम बताएंगे उनको तो उनको चारा नहीं चलता है, जब एक बार हम पूरे बताएंगे ना। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम गवर्नमेंट से कर्जा लेते हैं, हम लेते हैं मान लीजिए डेयरी फार्म के लिए, और कर देते हैं शादी, ठीक, तो वो बीवी पर खर्च हो जाता है। जब वो पैसा बीवी पर खर्च हो गया तो वहाँ पैसा थोड़ी आता, वो इधर से ही जाता है, शादी में इधर से ही जाता, उधर से कुछ भी नहीं आता। तो डेयरी फार्म के लिए लेना तो डेयरी फार्म पर खर्च करेंगे, हार्टिकल्चर के लिए तो हार्टिकल्चर पर खर्च करेंगे, अगर बचना है तो फिर लेना किसी से भी नहीं, ठीक। तो इसलिए ये मेरी गुजारिश रहेगी कि हम जिस चीज़ के लिए जो चीज़ लें या जिस चीज़ के लिए काम करने की कोशिश करें उसी में फ़ायदा है। तो बस इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ।